Piyush Goyal and Devendra Fadnavis here at the India Today Conclave session. पीयूष जी, अभी चर्चा हो रही थी कि प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र छोड़ के गुजरात जा रहे हैं, तो वहीं से स्टार्ट करते, क्योंकि लोगों को लगा कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, फडणवीस जी होंगे, बीजेपी की यहाँ पे सरकार होगी एकनाथ शिंदे जी के साथ, तो उससे महाराष्ट्र को फायदा होगा। ऐसा हुआ कि हाल ही में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से निकल के गुजरात चले गए, वहां पे भी आपकी सरकार है, लेकिन यहां जो लोग बैठे हैं वो सोच रहे हैं अरे डबल इंजन की सरकार, तो प्रोजेक्ट तो गुजरात जा रहे हैं। देखो, कोई बच्चे ये बात करें तब तक तो समझ में आता है, आप जैसा अनुभवी पत्रकार भी अगर ये बात करे तो बड़ा सर सब लोग लगता है। महाराष्ट्र में जितने लोग हैं बहुत लोग तो ये बात हो सकती है, लेकिन मुंबई तो एक आर्थिक नगरी है, आर्थिक कैपिटल है देश का। यहाँ बैठा हर व्यक्ति जानता है कि कोई प्रोजेक्ट 1.5 लाख करोड़ और हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट कोई 4 दिन, 6 दिन, 6 हफ्ते में नहीं तय होते हैं। इसके पीछे लंबी दास्तान होती है, इसके पीछे काफी स्टडी होती है, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, स्टेबिलिटी, कंसेशंस, इंसेंटिव्स, और वेरी क्लियरली ऐसे कोई डिसीजंस, हम तो खुद बिजनेस वर्ल्ड से आते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस गो थ्रू अ रिगरस प्रोसेस ऑफ the overall situation politically, economically, what incentives are given, and हम लोग के पास इतना समय नहीं है कि उनको रोज रिस्पॉन्ड करें। आप लोग के पास टीआरपी के लिए वो जरूरी है कि उतना कुछ विवाद खड़ा करने की कोशिश करिए, वो आपको मुबारक। आपने कुछ नहीं बोला, We are busy in focusing on our work। एक ही मैं नरेटिव फैक्ट्री कितने एक्टिव हो गई थी कि एक प्रोजेक्ट जो 1 साल पहले हैदराबाद में चालू हो गया था, मतलब जब वो एमबीए की सरकार आई तब महाराष्ट्र में आकर देखकर गए, फिर उन्होंने हैदराबाद जाने का फैसला किया, पूरा सारा उसका डेडलाइन जो है वो सारा एमबीए के गवर्नमेंट में वो शुरू भी हो गया है हैदराबाद में। और एक चैनल ने दिखाना शुरू किया कि ये भी चला गया, फिर दूसरे ने चालू किया, फिर प्रिंट मीडिया ने चालू किया, फिर सबने ये चालू किया। आखिर मुझे वो जो शायद फ्रेंच कंपनी है, उनके जो फ्रेंच कंपनी के मालिक है, उनका ट्वीट दिखाना पड़ा कि जिसमें वो बता रहे 2021 में कि हमारी फैक्ट्री शुरू हो गई है। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग का काम होता है, लेकिन इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। 2015 से यानी 14 से हम लोग आए, 14 के अंत में आए, 15 से लेकर 19 तक 4 साल महाराष्ट्र ये नंबर 1 था एफडीआई में। और कितना नंबर 1 था, तो हमारे पीछे के गुजरात, तमिलनाडु, उसके बाद दिल्ली और कर्नाटक, ये चारों स्टेट मिलाकर जितना एफडीआई उनके पास था उससे 1.5 गुना अकेले महाराष्ट्र में था। तो इसलिए महाराष्ट्र को कोई पीछे नहीं ले जा सकता। नहीं, लेकिन बात परसेप्शन की है। चलो एक मिनट सर, आजकल आप लोग बहुत सुनते होंगे कि कई बड़ी कंपनियां, एमएनसीज भारत की तरफ देख रही हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने मेक इन इंडिया को प्रमोट किया है, जिस प्रकार से स्टेबिलिटी आई है, डेमोक्रेटिक, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल, क्लियरली द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया। वो देखते हैं कि कई देश हैं जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहां उनको डर भी लगता है पता नहीं रात को कब डिसअपियर हो जाए करोड़पति आदमी भी, तो भारत की तरफ देख रहे हैं। ऐसे ही एक सीईओ फोरम परसों और कल दिल्ली में हुआ। प्रमुख देश है जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं हमारे उत्तरी नेबर के साथ भी, उसके टॉप सीईओज आए थे। तो मैंने उन लोग को पूछा कि आप लोग कोई एक प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, आपने महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा वहां पे इतनी तकलीफ थी, कोई बिजनेस करने का मजा नहीं आ रहा था। मैंने कहा मजा में व्हाट डू यू काउंट एज मजा? एंड दे आर्टिकुलेटेड 3-4 थिंग्स। ए, दे सेड कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। बी, वेरी हाई लेवल ऑफ करप्शन था। सी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था। तुम एक पार्टी के एक मंत्री से कुछ तय कर लो तो दूसरी पार्टी का मंत्री बोलेगा मेरा हिस्सा कहाँ है? तो हिस्सेदारी बांटने में ये 3 जो जुटे हुए थे, उसमें महाराष्ट्र का जो नुकसान हुआ है, अब देवेंद्र जी को डबल स्पीड पे काम करके इसको मेकअप करना पड़ेगा। लेकिन परसेप्शन की एक बात होती है। पीयूष जी, आपने कहा कि ठीक है कि ऐसे कोई अचानक कोई प्रोजेक्ट जाता नहीं है, बहुत दिनों से काम चलता है, लेकिन फिर भी अब सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि सारे स्टेट उसके लिए झगड़ा करेंगे
और जहां पर चुनाव होने जाने वाला होगा वहां पर सबसे ज्यादा इस हम पर तो सवाल उठाए वेलकम जाएंगे। करते हैं। हमारी सरकार ने 2014 से आज तक लगातार कहा है कि वी बिलीव इन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हम तो समझते हैं कि अगर देश के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इस कंपटीशन में लगेंगे तभी जाके देश आगे बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा स्टेट्स के बीच में स्पर्धा होगी और हम इन्वेस्टर्स को इनवाइट करके यहाँ पे प्रमोट करेंगे इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्री, उतना अच्छा रहेगा। रही बात नैरेटिव की, उसके लिए सलिल तुम्हारे को और राहुल की जरूरत है। आपके पास और एंकर्स हैं जो बहुत कोशिश करते हैं कि नैरेटिव बनाए मोदी जी के खिलाफ, दिन रात कोशिश करते हैं। मेडिसन स्क्वायर तक जाके कोशिश कर लेते हैं कि मोदी जी के लिए कुछ तो बुरा बोलो, लेकिन दुर्भाग्य से देश ने नैरेटिव बना लिए, मोदी जी के पक्ष में बना लिए। मोदी जी के ऊपर आज देश पूरा विश्वास करते हैं। वो नैरेटिव बनाने के लिए आप जरा कोशिश थोड़ी और तीव्र करिए, उसमें भी हमें फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। एक इसमें एक जोड़ना चाहता हूं कि ये जो लोग छाती पीट पीट कर रो रहे हैं कि ये बिजनेस बाहर गया, वो बाहर गया, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा आज तक के इतिहास का, रिफाइनरी के रूप में महाराष्ट्र में आ रहा था, ग्रीन रिफाइनरी, जो आज तक सिंगल इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी हुआ नहीं था। और फॉर्चुनेटली इस इन्वेस्टमेंट में 60% हिस्सा सरकारी कंपनियों का था। ऐसे इन्वेस्टमेंट को आने नहीं दिया गया, उसका विरोध किया, उसको रोका और सरकार के जाने के बाद तो उसको खत्म किया। ऐसे लोग अब हमको बता रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है। अगर वो अकेला इन्वेस्टमेंट आता ना तो 2 साल में जितने बाकी सारे राज्यों में इन्वेस्टमेंट होता है, 2 साल का उनका इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट में आ रहा था। तो इसलिए इनको अधिकार नहीं है बोलने का। इसकी डिटेल दे दूं, दिस वाज 60 मिलियन टन रिफाइनिंग फैसिलिटी। आज पूरे विश्व में एक भी नहीं है इस साइज की, नॉट अ सिंगल रिफाइनर हुआ है 60 मिलियन टन एट वन प्लेस। सऊदी अरेबिया और भारत इसके पीछे बड़ी कश्मकश करके, खासतौर पे MBS और प्रधानमंत्री जी के रिश्ते इतने अच्छे होने के कारण उन्होंने कमिट किया कि हम $100 बिलियन यानी लगभग 8 लाख करोड़ भारत में निवेश करना चाहते हैं। उसके हिसाब से वो डिजाइन की गई थी। सब कुछ तय हो गया था जब मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी, और ये सरकार ने आके अड़ंगे डाले, पूरा प्रोजेक्ट खराब किया। अब मैंने जाके रिट्रीव किया है, 14 तारीख को जब वो लोग आएंगे तो उसको हम रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले 3 साल के अनुभव से अब वो अभी भी डरते हैं ये बोलने के लिए कि यहाँ पे हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। पीयूष जी, यहाँ पे बीजेपी के कई नेता बैठे हैं, कई लोग टेलीविजन पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और आपके बगल में देवेंद्र फडणवीस जी बैठे हैं। और कॉन्क्लेव के इस मंच का मैं फायदा उठाते हुए आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि कई लोगों को लगता है कि जो करंट महाराष्ट्र में सरकार का अरेंजमेंट है वो बड़ा अनफेयर है। चीफ मिनिस्टर होने चाहिए फडणवीस जी, अगर डेप्यूटी हो तो होने चाहिए एकनाथ शिंदे जी। मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। ये भी चर्चा खूब गर्म है मुंबई में कि फडणवीस जी डेप्यूटी सीएम नहीं बनना चाहते थे। वो चाहते थे या तो सीएम बने, नहीं तो वरना बाहर बैठेंगे, डेप्यूटी सीएम नहीं बनना। और उस वक्त पे आप लोगों की क्या बातचीत चल रही थी फडणवीस जी को कन्विंस करने के लिए कि आप बन जाइए डेप्यूटी सीएम? और ये जो बात है कि लोगों को लगता है कि एक अनफेयर अरेंजमेंट है, एज द बिगर पार्टी बीजेपी शुड हैव द चीफ मिनिस्टर एंड शिंदे जी शुड बी डेप्यूटी सीएम, इसको आप कैसे देखते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का दिल बहुत बड़ा है। हमने नीतीश कुमार भी जूनियर पार्टी थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो भारतीय जनता पार्टी उस मामले में बड़े दिल से काम करती है, जो देश और प्रदेश के हित में है उस हिसाब से निर्णय लेती है। और हमने निर्णय लिया था कि वास्तव में शिवसेना की जो हालत थी उसमें उत्तरदायित्व शिवसेना का बाला साहब के बाद जो पूरी कार्यकर्ता हैं, जो उनके MLAs हैं, पूरे MPs हैं, आखिर वही जनप्रतिनिधि रिप्रेजेंट करते हैं। सभी की इच्छा थी कि जो गलत अनैतिक कोएलिशन चल रहा था वो गलत था। असली शिवसेना बाहर निकली, उसमें से सरकार बनाना चाहती थी, हमने उसको समर्थन दिया। जहां तक बात है देवेंद्र जी की, देवेंद्र जी और मेरा लगभग हर 10 मिनट में उस समय बात हो रही थी, एवरी 10 मिनट। आपके चुनाव की वजह से शुरुआत हुआ था, बड़प्पन है, आपके चुनाव के वक्त शुरुआत हुई थी कि इन्होंने
पद बड़ा और छोटा नहीं देखा, पार्टी का निर्णय था कि इन्होंने मुख्यमंत्री बनना चाहिए। एक मिनट हिचकिचाए नहीं, नॉट अ सेकेंड। निर्णय इनको कम्युनिकेट हुआ, जैसे इन्होंने कहा हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे नेता जो तय करेंगे यहां बैठा, अगर कोई और बीजेपी का हो या कम से कम हम दोनों, आंख बंद करके बिना सोचे 1 मिनट में विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर लीडर। दैट डिसिप्लिन इज व्हाट हेल्प्स अस डू आवर जॉब बेटर ऑल्सो। नहीं, जो और इन्होंने उस डिसिप्लिन का पालन किया। पीयूष जी, अभी आप जब ऊपर आए तब हमने देखा कि आपने जिस तरीके से एक दूसरे को ग्रीट किया, उसी तरीके का विजुअल हमने देखा था जब आप राज्यसभा के चुनाव जीते थे। और राज्यसभा के महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि ओपन वोटिंग वाला चुनाव वहां पर महाराष्ट्र में हो रहा था, और उसके बावजूद आपने शिवसेना के कैंडिडेट को हराया था। तो तैयारी तो आपकी 2 महीने पहले से चल रही थी। ऐसा नहीं है कि अचानक शिंदे वहां पर उठे थे, भले वो हमको बता नहीं रहे थे, लेकिन तैयारी तो आपकी 2 महीने पहले से चल रही थी। नहीं, तैयारी तो शिवसेना के हर एमपी 2019 से ही मुझे मिलता था तो बोलता था हमें किसी तरीके से तुम्हारे साथ ले, हमें पिंड छुटाओ इन लोगों के साथ। 19 से ही तो वो लोग हमारे पीछे पड़े थे, पहली बात। और दूसरी बात, जब मैं राज्यसभा का चुनाव के बाद मैंने प्रेस को भी अपना वक्तव्य दिया था, तब भी मैंने कहा था कि जो अनैतिक सरकार है इसका समय आ गया है। जनता भी त्रस्त है, एमएलए भी त्रस्त है, एमपी भी त्रस्त है। अब 2 लोग तो पार्टी नहीं चला सकते ना। और आज हम, मेरे नेता है देवेंद्र फडणवीस, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, मेरे महाराष्ट्र के नेता और मेरे भी नेता है देवेंद्र फडणवीस। अब ऐसे में कभी पद छोटा बड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन आप देखिए शायद इसी होटल में या किसी में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खड़े हैं के बाजू में उनकी पत्नी है, और फिर एकनाथ शिंदे इतना सीनियर लीडर को तो पीछे ढकेल दिया, कोई और बीच में खड़ा है। ऐसे जब पार्टियां चलने लगती है और परिवारवाद होता है, तब समय अंत की हो जाता है। जहां आप इस वक्त बैठे, एक सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, और एक सीक्रेट भी आपको बोल देता हूं कि राज्यसभा के चुनाव में हमने जो जीत हासिल की, उसमें ये जो शिवसेना के लोग हमारे साथ आए, इनमें से किसी का वोट हमने नहीं लिया था। आपको एनसीपी का वोट पड़ा? मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कहां बोल रहा हूं एनसीपी का पड़ा। तो 3 ही तो पार्टियां थी सर। मैं आपको एक इतना ही कह रहा शिवसेना हूं, है, एक कांग्रेस मैं है, तो इतना ही एक कह रहा हूं। एनसीपी है। ओपन वोटिंग में तो हो ही नहीं सकता। मैं तो इतना ही कह रहा हूं। आज तो मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं कि कोई पवार भी कांग्रेस है? भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, पर मैं इतना आपको इतना बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूं कि जिस समय हम लोगों ने राज्यसभा की सीट चुनकर लाई, उस समय जो लोग शिवसेना से हमारे साथ अभी आए हैं, इनमें से किसी का भी वोट हमने नहीं लिया। पीयूष जी, जहां पे आप इस वक्त बैठे, वहां पे जब कॉन्क्लेव का पहला दिन था तो आदित्य ठाकरे बैठे थे। उन्होंने कहा कि ये अली बाबा और 40 चोर टाइप की सिचुएशन है। उन्होंने चैलेंज किया कॉन्क्लेव के मंच से कि अगर बीजेपी और इस नकली सेना में दम है तो ये एमएलए इस्तीफा दें, चुनाव करवाएं और महाराष्ट्र के लोग दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। से डायलॉग देने में तो अच्छा है, वो तो रोज पिक्चर में, मुझे बहुत शौक है पिक्चरें देखने का, मैं रोज जाके पिक्चरों में डायलॉग देखता हूं। डायलॉग से राजनीति नहीं चलती है, राजनीति काम से चलती है, राजनीति जनता की विल होती है और द पीपल्स विल प्रिवेल्स। ऐसे डायलॉग वगैरह देने से तो फिर तो हमारे यहाँ पे कोई मुंबा देवी के वर्ली से है, वर्ली के कार्यकर्ता को खड़ा कर दूंगा उनके साथ डायलॉग करने के लिए, वो मेरा एक कार्यकर्ता ही उनके लिए बहुत है। उसमें सीएम वगैरह को काम करने दो, 3 साल का बैकलॉग मेकअप करना है। नहीं, मेरा उनको एक ही सवाल है। इन्वेस्टमेंट पे डिबेट मांग रहे हैं, क्या गलत है? एक मिनट, मेरा एक बहुत वैलिड सवाल है। आप तो हमारे साथ चुनकर आए थे, अलायंस में चुनकर आए थे, और हमको छोड़कर आप एनसीपी और कांग्रेस के साथ गए, तो उस समय आपको ये याद क्यों नहीं आया? उस समय आपने इस्तीफा देना चाहिए था, चुनाव फेस करना चाहिए था और उनके साथ चुनकर आना चाहिए था। ये तो जो हमारे साथ आए हुए हैं 40 लोग, ये तो हमारे अलायंस में चुनकर आए, सो दे आर इनटू नेचुरल अलायंस, वो नेचुरल अलायंस में वापस आए। तो ये जो अभी अकल सूझ रही है, ये अकल उस समय अगर सूझती थी तो वो वैलिड थी। नहीं तो चलिए, आप कम से कम, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी की भी बात हुई है, कम से कम बीजेपी के 2 बड़े नेता आज ये वादा कर सकते हैं कि अब महाराष्ट्र में जो हमने 2019 में देखा, जो 2022 में हमने देखा, उस तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फैसला नहीं करना पड़ेगा। शिंदे फडणवीस सरकार उसी तरीके से चलती रहेगी, कहीं बीच में फडणवीस पवार, कहीं कांग्रेस के कई नेताओं का नाम लिया जा रहा है, इससे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है क्या? उस तरीके की कोई चीज अब पूरी तरीके से बंद, कोई दरवाजे सारे बंद, क्या ये वादा हम लेकर चले महाराष्ट्र की जनता के लिए?
आप सर आप जवाब इससे पहले हर सवाल में फटाफट जवाब आ रहा था, अब आप दोनों एक नहीं, दूसरे को देख रहे हो बात कि जवाब था कौन देगा अच्छा। पहले। कैसा है, देखिए पीयूष जी ये राज्यसभा में हमारे नेता है, आप स्टेट के सवाल उनको पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने 2 मिनट ध्यान दिया कि भाई पीयूष जी दे रहे हैं या मैं दे दूं। सर महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं ना वो, हाँ वो तो है ना, राज्यसभा में उनको पूरा तो महाराष्ट्र सवाल- मालूम है, फिर कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ कह देना चाहता हूं कि इंस्टेबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट है, हम तो साथ में रहेंगे ही। अब किसी को अगर ये इच्छा होती है कि हमारे साथ आना चाहते हैं, वो हमको कहते हैं हमको साथ में आना है, अगर लोग ठीक है तो राजनीति में मना तो नहीं किया जा सकता ना दरवाजे कि नहीं खुले नहीं हैं। आप मत आइए। दरवाजे तो राजनीति में बंद नहीं रहते, दरवाजे खुले हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन बदलने का कोई सवाल नहीं। कॉम्बिनेशन ये बाळासाहेबांची शिवसेना और बीजेपी यही कॉम्बिनेशन रहेगा। हाँ, इस कॉम्बिनेशन के साथ कोई और लोग जुड़ना चाहते हैं जिनको ये लगता है कि मोदी जी देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसलिए हमको जुड़ना है, तो ऐसे सबका स्वागत हम करेंगे। So is that a headline, Piyush ji, that the doors of the BJP are still open for a potential alliance with the Uddhav Sena? देखिए, राजनीति में मैं कई बार कहता हूं कि अच्छे लोग साथ में जुड़े, अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं तो देश के हित में। और जैसा देवेंद्र जी ने कहा कि मैं आपको इतना पक्का बोल सकता हूं, कोई पार्टी का देश भर में, और देश के कई लोग, कई राजनीतिक लोग भाजपा में आते रहते हैं और आना चाहते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होता है, बहुत कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है, राइट फ्रॉम द एरिया वेर ही कम्स फ्रॉम अप टू द टॉप। वेरी मेनी लेयर्स ऑफ डिस्कशंस टेक प्लेस, और जब तक एक आम सहमति नहीं होती है किसी के लिए भाजपा में, यू कैन जस्ट वॉक इन टू द पार्टी। लेकिन अगर अच्छे लोग, कल राहुल कंवर आपकी इच्छा हो तो हम आपको जरूर ले सकते हैं। वी आर लुकिंग फॉर गुड पीपल इन द पार्टी। तो अच्छे लोग पार्टी के साथ जुड़े, फिर एक पुरानी कुछ गलतियां रही हो, पुराने कुछ उनके अलग अनुभव रहे हो और उसको सीख के अगर आते हो, उसको भूल के आते हो, तो भगवान कृष्ण ने भी आखिर कितने लोगों को कितनी बार माफ किया। तो भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा कोई परमानेंट डोर किसी के लिए क्लोज नहीं होता है। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड पीपल सो दैट वी कैन सर्व द पीपल बेटर। अभी गुजरात में एक बड़ा इलेक्शन है पीयूष जी, और चर्चा ये हो रही है कि क्या आम आदमी पार्टी वहां पे बीजेपी को कुछ हद तक चैलेंज पोज करेगी, इस इलेक्शन में नहीं तो अगले इलेक्शन में। गिवन योर रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स, आपके हिसाब से गुजरात के इस चुनाव में आपकी जो लड़ाई है वो कांग्रेस से है या आपसे है? मेरे ख्याल से किसी से भी नहीं है। जो आज तक इतिहास में किसी पार्टी को जो सीटें नहीं मिली हैं, इस बार 2022 में गुजरात में 150 पार जाएगी बीजेपी की टैली। यू टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम मी। So that will be the massive mandate, क्योंकि ह्यूज मैंडेट। अब तक का जो रिकॉर्ड 149 इज द हाईएस्ट सो फार। वो ये तो आप 150 ही की क्रॉस सरकार का होएगा। रिकॉर्ड था। ये 150 क्रॉस होएगा इस बार। तो- जो पॉपुलैरिटी आज मोदी जी की है देश में और खास तौर पे गुजरात में, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में, और मैं कई जगह अलग अलग जगह गया इन द इंटीरियर्स ऑफ गुजरात, द पीपल हैव मेड अप देयर माइंड, दे स्टैंड रॉक सॉलिड बिहाइंड द भारतीय जनता पार्टी। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी वहां पर एक नए एंट्रेंट की तरह आई हुई है वहां पर, और जो रिस्पांस वो क्लेम कर रहे हैं कि उनको वहां पर मिल रहा है। आपने सही वर्ड का क्लेम। देखिए, क्लेम करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लेम करने में तो मैं एक टाइम पे तमिलनाडु का भी इंचार्ज था, हम तो वहां पे भी क्लेम करते थे वी गोइंग टू डू वेरी वेल, वी डिडंट डू वेल। तो क्लेम तो हर एक का अधिकार होता है, और सिर्फ पॉम्पस स्टेटमेंट्स टीवी पे देने से, अच्छा आपकी भी मजबूरी, आई डोंट ब्लेम यू एट ऑल, बिकॉज एक तरफा जब पूरी लहर बीजेपी की चल रही है तो आपका तो टीवी चैनल नहीं तो फिर कोई देखेगा ही नहीं, फिर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव भी फेल हो जाएगा। तो यू हैव टू डेस्परेटली प्रॉप अप सम पीपल। तो आप करिए, हमारे तो हित में। सर, हमारी जो चुनाव सीटें लड़ रहा है बढ़ेंगी, सबका कम नहीं रिपोर्टिंग होगी। करना हमारा काम है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर नहीं, आपको चुनाव जरूर, मैं हम तो तो आपको सबका encourage- सबका रिपोर्टिंग करेंगे ना, ऐसे थोड़ी है मैं तो कि एनकरेज कर रहा हूं। आप थोड़ा और मजबूरी नहीं, बताइए, हमारा काम है वो। आप बताइए, आम आदमी पार्टी के नेता ने मोदी जी को नीच बोला, जितना ज्यादा आप उनके नेताओं को दिखाओगे उतना हमारे लिए अच्छा ही है। लेकिन ये इस प्रकार की ओछी राजनीति, वेरी लो क्वालिटी राजनीति, आज पंजाब के लोगों को जरा जाके देखिए और पूछिए, दुखी है कि हमने कहां से निर्णय ले लिया
ऑफ कोर्स गाली हमें नहीं देते हैं, ज्यादा कांग्रेस को देते हैं कि उन्होंने मैदान ही छोड़ के भाग गए। तो मेरे ख्याल से गुजरात के लोग तो बड़े समझदार हैं, व्यापारी होते हैं, बहुत सोच समझ के भाव तोल करते हैं, आपने वैसे सोच सही समझ बात के बोली पीयूष निर्णय जी, लेंगे कि कंपटीशन अच्छा होना, जीते चाहे जो मर्जी, मैच बराबरी का होना चाहिए और मैच अच्छा होना चाहिए, वो जरूरी है। फिर लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है। अगर वन वे ट्रैफिक है, चुनाव होने से पहले ही पता हो कि कौन जीत रहा है, तो उसमें क्या मजा आएगा। राहुल, आपके टीआरपी जो है उसमें भी फिर आपकी यही राय रहती है? नहीं, टीआरपी में इंडिया टुडे ग्रुप सबसे आगे रहना चाहिए, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर, ये चुनाव बात और भी टीआरपी एकदम में तो clear फर्क है। है। हमारा भी वही हाल है, क्या करें, मजबूरी है हमारी कि हमको वहां जीतना है और बड़े रूप में। आई एम नॉट सेइंग इट आउट ऑफ एरोगेंस, लिटरली आई हैव गॉन इनटू द इंटीरियर्स ऑफ गुजरात, वेदर इट इज पाटन, क्योंकि वहां मेरा टेक्सटाइल का काफी काम रहता है, पाटन का काम जो है बहुत फाइन हैंडलूम्स होते हैं, वेदर इट इज जूनागढ़, वेदर इट इज सोमनाथ, द मूड ऑन द ग्राउंड is completely in adulation of Modi ji, and they are looking for Bharatiya Janata Party to continue to give a good job. देवेंद्र जी, इसको आप कैसे हैंडल करते हैं? इंटर स्टेट राइवलरी एक तरफ, पीयूष जी के हिसाब से हाँ अच्छा है, गुजरात जा रहा है इन्वेस्टमेंट, नो प्रॉब्लम, वो भी तो हमारा ही स्टेट है। एक मिनट मेरी बात सुनो। तुम दूसरों की तरह मत बिहेव करो भाई। मेरा सवाल मैंने कहा था ऐसा? नहीं नहीं नहीं, Did I say that? नहीं Don't put words पीयूष जी की तरह, थोड़ा ठीक करो अपने। Okay, let me reframe the question. From the perspective of the central BJP leadership, अगर कोई प्रोजेक्ट गुजरात जाता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अच्छी बात है, चला ही गया, वो भी बीजेपी की स्टेट है। अगर महाराष्ट्र आता है वो भी कोई बुरी बात नहीं, वो भी बीजेपी की स्टेट है और वहां पे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वैसे भी पुराना है। आप इसको कैसे देखते हैं, दिस बिजनेस ऑफ ट्राइंग टू स्नैच a project away or pull a project away even if it happens to be a BJP state? एक सिर्फ मुझे ऐड करना है उसमें, क्योंकि पीयूष जी ने इस बारे में बोला कि सर यहाँ जब ये प्रोजेक्ट जाने की बात हुई थी गुजरात में, तब ये कहा गया था बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि भाई पाकिस्तान थोड़ी गया है, गुजरात ही गया है, देश में ही है। इसीलिए सवाल उठता है कि अगर सेंट्रल लीडरशिप अगर सोचे तो वो तो सोचेगी कि भाई दूसरे राज्य के पास जा रहा है, लेकिन अब महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उनके लिए तो लॉस है। तो ये जो डाइकोटोमी है वो कैसे हैंडल होगी? नहीं, बहुत सीधी बात है। देखिए, मोदी जी ने पहले दिन से ये कहा है कि ये टीम इंडिया है, यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी चलेगा और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी चलेगा। और मैं महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री हूँ, तो मेरा ये मानना है कि चाहे जो हो, महाराष्ट्र ही नंबर 1 रहना चाहिए। उसके लिए मुझे किसी भी स्टेट के साथ कंपटीशन करना पड़े, अगर गुजरात 1 रुपया इंसेंटिव देता है तो मैं 2 रुपया इंसेंटिव दूंगा, लेकिन प्रोजेक्ट मैं मेरे यहाँ लाऊंगा, ये बिल्कुल पक्का है। और मैंने तो ये स्पष्ट घोषणा की है, 2019 तक हम नंबर 1 थे, गुजरात हमारे पीछे था। पिछले 2 सालों में गुजरात हमसे आगे बढ़ा है, उनको बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैंने 2 साल का टारगेट सेट किया है और 2 साल के बाद आपके कॉन्क्लेव में आऊंगा तो महाराष्ट्र ही नंबर 1 रहेगा। हाउ डू यू कीप दिस राइवलरी हेल्दी? आप कैसे इंश्योर करते हो कि राइवलरी हेल्दी रहे? I'll just give you the right perspective on this. आप सब याद करिए 2014 जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, उनके पहले भाषण में उन्होंने कहा अब राजनीति का टाइम खत्म हो गया, चुनाव के परिणाम आ गए, जनता ने हमें स्पष्ट और पूर्ण बहुमत दिया, अब हमें इस बहुमत को लेके देश के हर एक नागरिक की सेवा करनी, पूरा देश हमारा दायित्व है। और उसी के हिसाब से हर केंद्रीय मंत्री को भी यही गाइडेंस मिली थी कि आपको पूरे देश की चिंता करनी। जब हमने समाजवादी की सरकार थी यूपी में, पर जब हम बिजली देते थे तो हम थोड़ी ढूंढते थे ये बीजेपी का घर है, ये समाजवादी का घर है, ये समाजवादी स्टेट है, ये तभी नीतीश जी भी हमारे खिलाफ थे। पूरे देश में बिजली दी ना सबको, टॉयलेट देने की बात थी। कितनी शर्म की बात है कि 65 साल तक आजादी के बाद 67 इयर्स तक इस देश में सरकारें आई गई, हम यहाँ पे काफी बुजुर्ग लोग भी हैं, कभी किसी के जहन में नहीं आया कि महिलाओं की बेइज्जती होती है। महिलाएं बहनें बेटियों के साथ क्या गुजरती होगी जब उनके पास अच्छा इज्जत घर नहीं हो। तो अब हमने 12 करोड़ जब इज्जत घर बनाए, देश के हर घर में शौचालय दिया, क्या हमने राजनीति की उसमें? पूछा किस सरकार की है? मैं तमिलनाडु में भी जाके इन्वेस्टर समिट करता हूं, हैदराबाद में भी जाके निगडिक की प्रेजेंटेशन करता हूं कि लोग आए और इन्वेस्ट करें। केसीआर के साथ भी, केटीआर, केसीआर तो मिलते नहीं है,
दफ्तर ही नहीं आते हैं, मिलेंगे कैसे? कोई वास्तु या कुछ की प्रॉब्लम है कि दफ्तर जाएंगे तो पता नहीं हार जाएंगे या क्या होगा। पर जो भी मिलता है देश भर में, किसी भी पार्टी की सरकार हो, एज सेंट्रल गवर्नमेंट हम सभी को मौका देते हैं, हम सभी के चिंता करते हैं, सभी को प्रोत्साहन करने के लिए कहते हैं कि उद्योग को आप अट्रैक्ट करिए, और उसमें मे द बेस्ट स्टेट विन। डिसीजन एक फैक्टर पे नहीं होता है, डिसीजन में टैलेंट आदमी ढूंढता है, डिसीजन में इकोसिस्टम ढूंढता है, इंसेंटिव्स का एक एलिमेंट होता है, बट देयर आर मेनी एलिमेंट्स दैट अ पर्सन सीज बिफोर ही इन्वेस्ट इन अ स्टेट। नहीं, फिर ऐसा क्यों होता है कि जब विपक्ष की सरकार जिस राज्य में होती है वहां पर वो सरकार की शिकायत होती है कि जो वहां के गवर्नर है वो उन्हें हमेशा परेशान करते हैं। अभी लेटेस्ट हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में उन्होंने उस तरीके की मुहिम छेड़ के रखी है, वो सारी पार्टियों को बोल रहे हैं कि गवर्नर के खिलाफ बात करिए। महाराष्ट्र में जब एमवीए की सरकार थी तब उनकी और जो गवर्नर के रिश्ते थे वो पूरी तरीके से खराब थे, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं होती थी। आपकी जानकारी के लिए देश में 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, एक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और बाकी जो गवर्नर्स हैं, जिनके ऊपर ये दायित्व है कि दे हैव टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेप्स लेना पड़ता है उनको वो लेते हैं, तो राज्य सरकार को मैं समझता हूं उसमें सहयोग देना चाहिए, रादर देन क्रिएटिंग रोड ब्लॉक्स। हाल में ही आपने आरिफ मोहम्मद खान जी का भी स्टेटमेंट देखा, तो बेबुनियाद विजयन जी जो कह रहे हैं, एकदम गलत बातें कह के गवर्नर के ऊपर टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि देश का हर गवर्नर is an independent constitutional authority. He has to protect the Constitution of India. They are doing their job. जो राज्य सरकारें इस टाइप का वाद विवाद कर रही हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो एक तरीके से भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं तो अनुरोध करूंगा उन सबसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करें और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का सम्मान करें। पीयूष जी, अगर 2024 और एक चीज बताना चाहता हूं कि कितने छोटे मन से कभी कभी बातें होती है कि महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी फ्लाइट में बैठने के बाद उनको ये मैसेज गया कि आपको जो फ्लाइट अलॉट किया था वो हमने कैंसिल कर दिया है, और कोश्यारी जी फ्लाइट से उतरकर 4 घंटा एयरपोर्ट पर रुककर अगली फ्लाइट से नॉर्मल फ्लाइट से गए। तो इस प्रकार का भी व्यवहार जब सरकारें करती है गवर्नर के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में भी थोड़ा विचार होना चाहिए। पीयूष जी, अभी ऑपोजिशन की बात हो रही थी, राहुल हमारा गांधी आगे कुछ प्रोग्राम का टाइमिंग है या इससे इसको अभी चलाना है रात पूरा में? घड़ी चल रही सामने, एकदम टाइम कट टू कट चल रहा है, हमारा टाइम एकदम फिक्स्ड है। 2024 के इलेक्शन से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पीयूष जी आप कैसे देखते हो? क्योंकि दक्षिण भारत से शुरुआत हुई, वहां ठीक ठाक रिस्पांस आया, अभी महाराष्ट्र में देवेंद्र जी से आके एकदम भिड़ने वाले हैं, यहां से भी निकलेगी यात्रा। क्या कई बार आदमी पेनेंस करता है अपने सिंस के लिए, मुझे लगता है ये इस प्रकार की यात्रा है। दिस इज अ पेनेंस फॉर द सिंस ऑफ द फैमिली एंड द फोरफादर्स। अभी किरण रिजिजू ने भी खुलासा किया किस प्रकार से देश में जम्मू कश्मीर समय पे आना चाह रहा था राष्ट्र के साथ, देश के साथ, तब रोड ब्लॉक्स क्रिएट करे गए। किस प्रकार से सरदार पटेल ने तो लगभग 500 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ दिया भारत के साथ। एक स्टेट जो एक और व्यक्ति ने देखा उसका हालत आज तक देश भुगत रहा है 75 वर्ष बाद भी। तो मुझे लगता है पेनेंस है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर मैं समझता हूं कि उनको पूरा समय सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं बिताना चाहिए था। मैं आज तक ये नहीं समझ में पाया हूं, गुजरात में वो 2 दिन के लिए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शायद 1 या 1.5 या 2 दिन के लिए जा रहे हैं। यानी उनको चिंता है कि जिन प्रदेशों ने कांग्रेस के एमपीज चुन के भेजे, उनके आखिर सब एमपीज कहां से आए? केरल, तमिलनाडु और कुछ तेलंगाना, बाकी तो देश से कोई खास एमपीज आए नहीं है, इक्का दुक्का किधर आए हो। तो उनको पता है कि बाकी देश तो पूरा सुरक्षित है, एक साथ है। कांग्रेस का ग्राउंड जो थोड़ा बहुत पड़ा है वो भी हाथ से ना खिसक जाए, उसके लिए वो अपनी पार्टी को जोड़ने में लगे हुए। कर्नाटक में कम से कम वो 2 नेता थे, उनको जोड़ने में उनकी हालत खराब हो गई। अब एक तीसरा नेता अध्यक्ष बने
तो अब तो अगला और भी इंटरेस्टिंग होगा कि 3 सेंटर्स होंगे, तो मुझे लगता है अगले 1-8 साल उनको ही जोड़ने में लगने वाला है। जो खरगे जी प्रेसिडेंट बने, डज दैट टेक अवे फ्रॉम दैट अटैक डिनेस्टी, परिवारवाद? अब वो कह सकते हैं कि कर्नाटक का एक दलित पार्टी का प्रेसिडेंट है, डज दैट डिफ्लेक्ट सम ऑफ कई बार प्रिविलेज कॉन्वर्सेशंस होती है तो मैं बाहर नहीं बोल सकता हूँ, जितना बता सकते हो बता दो। पर मैं राज्यसभा का नेता हूं और मेरे काउंटर पार्ट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खरगे जी थे। नॉर्मली हाउस की फंक्शनिंग में लीडर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को लगातार तालमेल बनाए रखना पड़ता है, लेकिन पहले 1-8 महीने तक वो कोशिश करके वी ऑलमोस्ट गेव अप, क्योंकि वो कहते थे अरे मेरी बात तो छोड़ो, मेरे और किसकी बात छोड़ो, बाकी विपक्ष की बात छोड़ो, मेरे पीछे जो बैठे हैं वही मेरी बात नहीं सुनते। वो खुद बोलते थे। अब और ज्यादा मत करवाओ, मैंने कहा प्रिविलेज कॉन्वर्सेशंस होती हैं। इतना बुरा हाल है कि मेरे को लगता है कि इससे अच्छा रहता कि गांधी परिवार का ही कोई लेता कमांड। अब उधर भी और डबल पावर सेंटर हो गए, तो मुझे लगता है अब अगले 2-3 साल उनको आपसी जोड़ तोड़ में ही लगने वाला है, जो देश के हित में नहीं है। हम चाहते हैं कि वो भी पार्टी एक सेकेंड नेशनल पार्टी कोई भी नहीं रहेगी, ये स्थिति ना बने। मेरे को तो लगा आप भारत कांग्रेस मुक्त भारत के चक्कर में थे, आप बोल रहे हो कि आप कांग्रेस मुक्त भारत यानी कांग्रेस मुक्त राज्य, लेकिन कांग्रेस से भारत से निकल जाए ऐसा हमने कभी नहीं कहा। सब राज्य चुन रहे हैं कि एक के बाद एक वो कांग्रेस मुक्त होना चाहते हैं, उसमें हमारी क्या गलती है भाई, पब्लिक का विल है। देवेंद्र जी, आपसे मुझे पूछना है, क्योंकि राहुल ने उसका जिक्र किया कि भारत जोड़ो यात्रा का, अब सोमवार को यह यात्रा महाराष्ट्र में शुरू होने जा रही है। नांदेड़ से यात्रा निकलेगी और 16 दिन यह यात्रा महाराष्ट्र में रहने वाली है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसका फायदा वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 तारीख को राहुल गांधी, शरद पवार और ठाकरे परिवार से कोई, यानी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सब एक स्टेज पे दिखाई देंगे। तो दोबारा वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ महाविकास आघाड़ी अभी भी साथ में है, हम सरकार से दूर चले गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम साथ में आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। क्या ये आपके लिए चैलेंज रहेगा? क्योंकि जिसके लिए ये कोशिश की गई वो महाविकास आघाड़ी तो टूटते हुए नजर नहीं आ रही है फिलहाल इस यात्रा के जरिए, अगर हम देखें तो। देखिए, 2014 से जो सिलसिला शुरू हुआ वो आगे भी चलता रहेगा। इन सब ने मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के कारण जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे वो साथ में आकर सभाएं करते थे, साथ में आकर बैठकें करते हैं। तो ये सारा इन्होंने ट्राई करके देख लिया, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर इन्होंने कई प्रकार की आघाड़ियाँ बनाई, इन्होंने कई प्रकार के अलायंसेस किए, लेकिन कोई भी अलायंस ये मोदी जी को बीट नहीं कर पाया। देश के आम नागरिक का जो मोदी जी के ऊपर विश्वास है, उसके कारण ये कितनी भी सभाएं कर ले, कितने भी हाथ में हाथ डालकर फोटो खिंचा ले, इसका कोई परिणाम नहीं होने वाला है। और जहाँ तक MVA का सवाल है, आप रोज स्टेटमेंट तो देख रहे हैं, नाना पटोले का कभी आप देखते हो, कभी अजित पवार का आप स्टेटमेंट देखते हो। तो MVA कागज पर है, बाकी MVA कहाँ है मुझे पता नहीं है। और मैं आपको बहुत मतलब जैसा पीयूष जी ने कहा, नॉट विथ एरोगेंस, पर वास्तविकता के आधार पर कहता हूं कि ये सब साथ में भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग मोदी जी के नाम पर ही हमको वोट देने वाले हैं। फडणवीस जी, आजकल आप राज ठाकरे से काफी मिल रहे हैं, क्या वो आपके अलायंस में आने वाले? नहीं, हमारे पुराने मित्र हैं और कई बार ये होता है कि देखिए, एक समय था कि राज ठाकरे जी की राजनीति ये थोड़ी संकुचित थी। देखिए, महाराष्ट्र में मराठी की बात करना ये तो बहुत स्वाभाविक है और बिल्कुल सही भी है। मराठी की बात महाराष्ट्र में नहीं होगी तो कहाँ होगी? लेकिन हम उनको ये कहते थे कि मराठी की बात कीजिए, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनका विरोध मत कीजिए। क्योंकि हमारे देश में अगर हम गुजरात में चले जाते हैं तो गुजरात में भी मराठी है, अगर हम मध्य प्रदेश में चले जाते हैं, इंदौर हो, जबलपुर हो, मराठी हमको दिखाई पड़ते हैं। तो देश में ये परिस्थिति नहीं होनी चाहिए कि हम भाषा के आधार पर डिवाइडेड हो, तो ये हमारा कहना था। लेकिन पिछले समय से उन्होंने केवल भाषा की बात को छोड़कर एक प्रकार से एक व्यापक हिंदुत्व का विचार उन्होंने बदल दिया है और हिंदुत्व की बात वो करते हैं। तो हिंदुत्व तो एक कनेक्टर है ही, लेकिन मैंने इससे पहले भी ये स्पष्ट किया है कि अलायंस की न हमारी कोई बात हुई है, न कोई हमारी बात चल रही है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ अभी हिंदुत्व के विषयों पर उनके और हमारे कुछ विचार मिलते हैं,
तो उन विचारों के ऊपर हम लोग साझा करते हैं। नहीं, लेकिन फिर भी महाविकास आघाड़ी के खिलाफ महायुति, क्योंकि आपके गठबंधन को आप युति कहते हैं, अलायंस उसको युति कहते हैं मराठी में, तो महाविकास आघाड़ी के खिलाफ महायुति, क्या इस तरीके का कोई प्रस्ताव आएगा? महायुति तो है ही हमारी। बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, महायुति तो महानगर पालिकाओं के चुनाव आ रहे हैं। देखिए, महायुति तो हमारी है ही। बीजेपी है, बड़ा साहेबांची शिवसेना है, आरपीआई है और कई छोटी छोटी पार्टियां हमारे साथ है। तो महायुति तो हमारी ऑलरेडी है। अब उसमें राज ठाकरे आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके बारे में मैंने इससे पहले भी स्पष्ट किया और आज भी कह रहा हूं कि उनसे ऐसी कोई चर्चा हमारी नहीं चल रही है। लेकिन पूरे बंद, मतलब दरवाजे बंद है कि अभी भी चर्चा हो सकती है? आपने अभी कहा कि दरवाजे हमारे खुले हैं। ऐसे राजनीति में जिसमें गैप हो, ऐसे जवाब नहीं दिए जाते हैं। मुझे मालूम है कि आपको क्या करना है। हम दरवाजे बंद नहीं रखते ऐसा मैंने कहा तो आप बताएंगे कि अब राज ठाकरे के लिए दरवाजे खोल दिए। मैंने कहा बंद है हमारे दरवाजे, तो राजनीति में दरवाजे तो बंद हो नहीं सकते। तो ऐसे जवाब मेरे मुंह से नहीं निकलने वाले, आप चिंता मत कीजिए। पीयूष जी, जितने मिनिस्टर्स हैं एनडीए की सरकार में, उनमें मोदी जी के साथ बहुत वक्त आप स्पेंड करते हैं और एक तरीके से मोदी जी के ब्लू आइड बॉय के तौर पे आपकी एक इमेज है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर आपको क्या कह रहे हैं? वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द 2024 इलेक्शंस। आखिरी के कुछ महीने बचे हैं काम करवाने के लिए बिफोर द गवर्नमेंट गेट्स इनटू एन इलेक्शन साइकिल। आपको पीएम का इस वक्त क्या मैसेज आ रहा है? उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है? द वर्ड दैट वी आर हियरिंग अ लॉट ऑफ इज सैचुरेशन। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं दो चीज इसमें जोड़ूंगा। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी के लिए हम सब इक्वल हैं, तो ये सब गलतफहमियां नहीं रखी जाए। वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। देवेंद्र जी के ऊपर उतना ही प्यार है जितना मेरे ऊपर है, जितना निर्मला जी पे है, जितना आर.के. सिंह के ऊपर है। वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कलेक्टिव पर्पस टू मीट हिज विजन ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया। जो 5 प्रण प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव पे देश के समक्ष रखे कि एक भारत को विकसित देश बनाना है, भारत को अपने कॉलोनियल माइंडसेट से निकालना है, भारत की रूट्स में जाना है, फिर एक बार हमारी विरासत को उजागर करना है। किस प्रकार से हमने एक कर्तव्य भावना से पूरे देश ने देश की एकता और एकजुटता को संभालना है। ये 5 प्रण लेके हम सब कलीग्स काम कर रहे हैं। तो उसमें कोई ज्यादा वक्त कम वक्त का सवाल नहीं है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं। तो एक तो वो स्पष्ट कर दो। दूसरी बात, 2014 से आज तक, एंड आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर आप पुराने देखो, शायद आपके मंच पे भी मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री जी ने हमको बार बार एक ही बात बोली है, कोई निर्णय जब आप अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हो, जब आप कुर्सी पे बैठे हो, आपको कुछ सेवा करने का मौका मिला है, कोई निर्णय चुनाव को सामने देखते हुए नहीं लेना है, कोई निर्णय राजनीति से प्रेरित होकर नहीं लेना है। जो भी आप निर्णय लो वो देश हित का निर्णय होना चाहिए, जनहित का निर्णय होना चाहिए, समाज के लिए अच्छा होना चाहिए, और हम हर निर्णय बिना भेदभाव और बिना एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव के 2024 में क्या होगा उसके हिसाब से नहीं लेते। गवर्नमेंट्स आर अ लॉन्ग टर्म एंटिटी, और ये बता दूं कि जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने गत 8.5 वर्ष काम किया, मुझे पूरा विश्वास है कि अब कई वर्षों तक भारत की जनता मोदी जी को देश के कमांड देना चाहती है। सर, इसी से जुड़ा सवाल इसलिए रहेगा क्योंकि जब लोकसभा चुनाव की बात होती है तब बड़े राज्य बहुत मायने रखते हैं, और खास करके बीजेपी का सबसे ज्यादा बड़ा चंक जहां से जीतकर आता है वो उत्तर प्रदेश, और उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर उसमें आता है, क्योंकि 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। और इसके लिए महाराष्ट्र जैसा राज्य बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए, परफॉर्मेंस के हिसाब से, अगर हम देखें तो चुनाव के परफॉर्मेंस के हिसाब से। इस बार यह कहा जा रहा है कि यह सरकार जो बनी है वो इसीलिए इस तरीके से बनाई गई क्योंकि 2024 के लिए बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होता एमवीए के रूप में। अब ऐसे में जैसे मैंने कहा कि आपके पास समय बहुत कम है, आपके पास हार्डली 1 से 1.5 साल होगा कि आपको वो परफॉर्मेंस जो पिछली बार का था 2019 का, उस तरीके का परफॉर्मेंस आप लेके आए। क्या ये प्रायोरिटी रहेगी आपकी लोकसभा चुनाव के हिसाब से, और उस तरीके से आप काम करेंगे? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि ये 2019 तक हम लोग काम कर रहे थे, बीच में इंटरवल हुआ क्योंकि बीच में तो सरकार ने न कोई निर्णय लिया न कोई काम किया, हमारे चालू काम सिर्फ बंद किए। तब उन कामों को गति देने का काम हमने किया है। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि 2024 के
जब हम लोग चुनाव को सामने जाएंगे तो हमने जो 2015, 16, 17 में काम शुरू किए थे वो हम डिलीवर करते हुए जाएंगे। तो इसलिए निश्चित रूप से लोग हमको उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और मैं आपको ये कह देता हूँ कि हमने पिछले दोनों बार करीब 42-43 सीटें जीती, हम उससे कम सीटें नहीं जीतेंगे, उससे ज़्यादा ही जीतेंगे। मुझे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव इतना स्पेशल क्यों है, कि इतने सारे इवेंट्स होते हैं, कॉन्क्लेव्स होते हैं, लेकिन इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में स्पेशल क्या है, मैजिकल क्या है? तो मैं कहता हूं कि देखो, एफर्ट तो सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी एफर्ट नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे चीज़ें बहुत स्पेशल और बहुत मेमोरेबल हो जाती हैं। आज जो आपने ये सेशन देखा जिसमें केंद्र सरकार के एक हैवीवेट मिनिस्टर महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम के साथ बैठे हैं, दोनों महाराष्ट्र के लड़के हैं, मुंबई से इतने क्लोज हैं, मुंबई में हम लोग बैठे हैं, ये एक तरीके से पूरा अनप्लान्ड था। ये पीयूष जी ने एक लाइन हल्के से बोली, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, वो मान गए, and then what you saw over the last 40 minutes is just pure magic. To have both of them at the same stage has been an absolute delight. And can I get everyone sitting here at the India Today Conclave in Mumbai to join me in raising a warm round of applause for Union Minister Piyush Goyal and for the Deputy Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis. Thank you so much for lighting up this evening with your camaraderie, with your presence, and for joining us at the conclave. Thank you, sir. Thank you.